स्थान उत्तरकाशी का सिलक्यारा। दिन 12 नवंबर 2023। समय 5:30 बजे सवेरे। दीपावली के दिन सवेरे उत्तरकाशी में सिलक्यारा से बड़कोट के बीच बन रही निर्माणाधीन सुरंग में धंसाव हो गया। उस वक्त सुरंग के अंदर 46 मजदूर काम कर रहे थे। 5 मजदूर उस जगह के बिल्कुल नजदीक थे जहां पर सुरंग में धंसाव हुआ। सुरंग में हलचल देखते ही इन 5 मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचा ली और ये सुरंग से बाहर आ गए, लेकिन 41 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। ये घटना सुरंग के सिलक्यारा वाले हिस्से से 60 मीटर अंदर घटी थी। सिलक्यारा से बड़कोट की ओर सुरंग का करीब 2.5 किलोमीटर हिस्सा तैयार हो चुका था, इसलिए इन 41 मजदूरों को सुरंग के अंदर चहलकदमी के लिए काफी जगह मिल गई थी। इसके बाद घटना की जानकारी देहरादून से दिल्ली तक पहुंच गई। घटना की जानकारी मिलते ही और घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार के आपदा राहत दल तुरंत हरकत में आ गए। सबसे पहले कोशिश की गई भूस्खलन वाले हिस्से से मलबा हटाकर सुरंग को खोलने की, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था, क्योंकि मलबा जैसे जैसे हटाया जा रहा था उस स्थान पर फिर मलबा आ जा रहा था। लेकिन इस सब के बीच एक राहत की खबर थी। टनल में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क हो रहा था। टनल में पानी की आपूर्ति के लिए एक पाइप बिछाई गई थी और ये पाइप ही मजदूरों की जीवन रेखा बना। दरअसल इस पाइप के जरिए ही सुरंग के बंद पड़े हिस्से में ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। इसी पाइप के जरिए मजदूरों तक कंप्रेसर के जरिए चना और ड्राई फ्रूट जैसे आइटम भेजे गए। राहत की बात ये थी कि मजदूरों तक ऑक्सीजन, भोजन पहुंच रहा था और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए उनसे लगातार बातचीत भी हो रही थी। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर भी थी। खबर ये थी कि भूस्खलन का मलबा करीब 53 मीटर के इलाके में फैला हुआ था और इसमें कुछ जगहों पर काफी कठोर चट्टान भी मौजूद थी। अब मजदूरों तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया था। घटना स्थल पर केंद्र और राज्य सरकार की सभी आपदा मोचन एजेंसियां एकत्र हो चुकी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी घटना पर लगातार नजर बनाए हुए था। खुद पीएम नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर लगातार राहत और बचाव कार्यों का अपडेट ले रहे थे। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनएचआईडीसीएल, रेलवे और विशेषज्ञों की टीमें मौजूद थीं। सारा जोर भूस्खलन वाले हिस्से से मलबा हटाने पर दिया जा रहा था। मलबा लगातार हटाया जा रहा था, लेकिन उस स्थान पर फिर मलबा आने के कारण बचाव दलों को समझ में नहीं आ रहा था कि जल्द से जल्द कैसे मजदूरों तक पहुंचा जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय भी लगातार घटना स्थल पर चल रहे घटनाक्रम की जानकारी ले रहा था। पीएम मोदी भी मुख्यमंत्री धामी को फोन कर लगातार राहत कार्यों की जानकारी ले रहे थे। प्रधानमंत्री ने सभी को साफ कर दिया था कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना इस वक्त सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संसाधन जहां से भी जरूरत हो वहां से मूव किए जाएं। चौदह नवंबर 2023 के दिन तक घटनास्थल पर मौजूद सभी राहत और बचाव दल और उनको निर्देशन दे रहे अधिकारियों को ये समझ में आ गया था कि घटनास्थल से मलबा हटाकर 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की तकनीक काम नहीं कर रही। कारण साफ था, जितना मलबा निकाला जा रहा था उसकी जगह पर टनल में फिर मलबा आ गया था। राहत और बचाव दलों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब तक घटना स्थल पर दिल्ली और देश के दूसरे शहरों से टनल विशेषज्ञ पहुंच गए थे। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय और साथ ही राजमार्ग और सड़क परिवहन अधिकारियों की सक्रियता के कारण तब तक केंद्र और राज्य सरकार के साथ सभी आपदा राहत एजेंसियों का समन्वय उत्कृष्ट कोटि का हो गया था। इसके बाद घटना स्थल पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और वो फैसला लिया गया जिससे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में बड़ी सफलता मिलने वाली थी। 14 नवंबर की शाम तक फैसला लिया गया कि राहत और बचाव कार्य के लिए अब ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ऑगर मशीन की सहायता से शहरों में बिना खुदाई किए सीवर के बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं। इसके बाद जरूरत पड़ी ऑगर मशीन की और मलबे में डालने के लिए बड़े बड़े पाइपों की। अब ये तय हुआ था कि पाइपों को मशीन के जरिए मलबे के अंदर आर पार करवाया जाएगा और इन पाइपों के जरिए 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा।
इसके बाद देहरादून से ऑगर मशीन को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। देहरादून और गाजियाबाद से 900 mm के 6 मीटर लंबाई के पाइप घटना स्थल के लिए रवाना किए गए। इसके साथ ही टनल के अंदर ऑगर पाइप लगाने के लिए जगह भी तैयार की गई। इसके साथ ही बर्मा मशीन की मदद से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। हालांकि इसके कारण जब अचानक मलबा गिरा तो 2 मजदूरों को मामूली चोट भी आई। अंदर फंसे हुए मजदूरों को भोजन, पानी, ऑक्सीजन, बिजली और दवाओं की आपूर्ति होती रही। उनमें से कुछ ने सिरदर्द और अन्य बीमारी की शिकायत की तो उन्हें तुरंत संबंधित दवाइयां भी भिजवाई गई। 15 नवंबर को उपलब्ध ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन इस मशीन से सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद पहली ड्रिलिंग मशीन से सफलता नहीं मिलने पर NHIDCL ने एक अत्याधुनिक बर्मा मशीन, जो अमेरिका निर्मित ऑगर ड्रिलिंग मशीन थी, की मांग की, जो दिल्ली में मौजूद थी। इस मशीन को दिल्ली से यहां पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली गई। भारतीय वायुसेना के भारी परिवहन विमान ने 15 नवंबर की शाम तक इस मशीन को घटना स्थल के नजदीक चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी तक पहुंचा दिया, जहां से शाम को मशीन को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। इस सब के बीच लगातार मजदूरों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया जा रहा था। लगातार पाइप के जरिए ऑक्सीजन भी भेजी जा रही थी ताकि मजदूरों को कोई दिक्कत न हो। 15 नवंबर को वायुसेना के विमान द्वारा ड्रिलिंग मशीन के एक हिस्से को लाया गया था। 16 नवंबर तक वायुसेना के 2 अन्य विमानों से ऑगर मशीन के बचे हिस्सों को दिल्ली से लाया गया। इसके बाद घटना स्थल पर इन मशीनों को असेंबल किया गया और फिर शुरू हुआ मलबे में ड्रिलिंग का कार्य। 16 नवंबर की शाम तक करीब 9 मीटर पाइप को मलबे में ड्रिल कर दिया गया। 16 नवंबर की रात भर काम चला। राहत और बचाव दल काफी उत्साहित थे। कार्य की प्रगति को देखकर सभी को लग रहा था कि जल्द ही पाइप मजदूरों तक पहुंच जाएगी, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि आगे कठिन चुनौती सामने आने वाली है। मशीन ने रात भर काम किया। दोपहर तक 53 मीटर लंबे मलबे को चीरकर करीब 24 मीटर ड्रिलिंग पूरी हुई। इसके अंदर पाइप डाले जाने लगे। 4 पाइप डाले गए। जब 5वां पाइप डाला जा रहा था तो पत्थर आ गया। ऐसे में प्रक्रिया रोक दी गई। अमेरिकन ऑगर मशीन भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। ऐसे में जरूरत थी एक और अत्याधुनिक ऑगर मशीन की। पता चला कि ऐसी एक मशीन इंदौर में मौजूद है, जहां से मशीन को एयरलिफ्ट करवाने के आदेश दिए गए। इसके बाद शाम को जो खबर आई वो काफी परेशान करने वाली थी। NHIDCL ने बताया कि सुरंग में एक बड़ी दरार आई है और ऑगर मशीन चलाने के दौरान कंपन हो रहा है, जिससे सुरंग में अन्य जगहों पर भी मलबा गिर सकता है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन को तुरंत रोक दिया गया। सत्रह नवंबर की रात को वायुसेना के द्वारा इंदौर से ऑगर मशीन को देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे तक पहुंचाया गया। वहां से वाहनों के जरिए 18 नवंबर को सवेरे 11 बजे मशीन को घटना स्थल पर पहुंचा दिया गया। घटना स्थल पर दिल्ली से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी पहुंच गए। अंदर फंसे 41 मजदूरों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा था। मजदूरों से लगातार अधिकारी बातचीत कर रहे थे। उन्हें भोजन और पानी मुहैया कराया जा रहा था। सभी मजदूरों की स्थिति अच्छी बनी हुई थी। इसके बाद घटना स्थल पर पहुंचे सभी अधिकारियों और राहत और बचाव दलों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि ऑगर मशीन से पाइप डालने के अलावा भी अन्य विकल्पों पर काम किया जाए। फैसला हुआ कि सुरंग में ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग और अन्य किसी जगह से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी की जाए। 19 नवंबर को दिन भर कार्य बंद रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी घटना स्थल पर पहुंचे। इस बीच वायुसेना की मदद से इंदौर से एक और मशीन को घटना स्थल पर लाया जा चुका था। मजदूरों से लगातार बातचीत चल रही थी। वर्टिकल ड्रिलिंग किए जाने वाले स्थान तक BRO एक कच्ची सड़क तैयार कर रहा था। घटना स्थल पर PMO से लेकर सभी एजेंसियों के उच्चाधिकारी मौजूद थे। लगातार बैठकों का दौर जारी था। वर्टिकल ड्रिलिंग और एक दूसरे स्थान से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को भी शुरू करने की तैयारी थी। PM मोदी भी लगातार राहत और बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए थे।
पीआरओ का काम था जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए लोकेशन देनी है, वो हमने साइट पे 20 तारीख को रात को दे दी। हमारा सेकंड टास्क था कि हमने एक एक्सेस रोड यहाँ देनी थी, एक एक्सेस रोड हमें बड़कोट साइड से, जो दूसरी टनल का दूसरा साइड है, वहाँ से देनी थी। उसका हमारा सर्वे कल कंप्लीट हुआ है और हमारी मशीनरी इस ग्राउंड पे पहुँच चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की। पीएम ने चल रहे राहत और बचाव कार्यों की पूरी जानकारी ली, हर संभव कदम उठाने और मदद का आश्वासन दिया। हालांकि ऑगर मशीन से पाइप डालने का काम रुका हुआ था, लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी खबर आई। बचाव कर्मी मलबे के बीच 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन बिछाने में सफल रहे, जिसकी वजह से अंदर फंसे मजदूरों को ठीक से भोजन और अन्य जरूरी चीजें पहुंचाने में मदद मिली। हालांकि तब तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग फिर से शुरू नहीं की गई थी। ऑगर मशीन के सामने एक चट्टान आने की वजह से काम रुका हुआ था और सुरंग में आई दरार के कारण सभी चिंतित थे। इस बीच विदेशी एक्सपर्ट भी मैदान पर पहुंच गए और निर्णय लिया गया कि एक बार फिर ऑगर मशीन से कार्य शुरू किया जाए। 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने सुबह अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। पहले दिन डाली गई 6 इंच की पाइप से डाले गए एंडोस्कोपी कैमरों के जरिए ये तस्वीरें सामने आईं। पीले और सफेद हेलमेट पहने मजदूरों को बात करते देखा गया। उन तक पाइपलाइन के जरिए खाना भी भेजा गया। वो एक दूसरे से बात करते नजर आए। सुरंग के बड़कोट छोर पर 2 विस्फोट किए जाते हैं, जिससे एक और सुरंग खोदने की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्लान पर काम करने से 40 दिन तक का समय लग सकता है। इसके बाद रिस्क उठाते हुए NHIDCL ने रातों रात सिलक्यारा छोर से हॉरिजॉन्टल बोरिंग ऑपरेशन फिर से शुरू किया, जिसमें एक बर्मा मशीन भी शामिल थी। 22 नवंबर तक मजदूरों को निकालने के लिए कुल 6 विकल्पों पर कार्य किया जा रहा था, जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग और बड़कोट साइड से सुरंग के लिए रास्ता बनाना भी शामिल था। लेकिन एक बार फिर पूरा जोर था ऑगर मशीन द्वारा मलबे को भेदकर बड़े पाइप डालने पर। 22 नवंबर की शाम तक करीब 44 मीटर तक ऑगर मशीन ने ड्रिल कर लिया था और इसके अंदर पाइप भी डाल दिए गए थे। उसके बाद ये कार्रवाई आगे भी जारी रही। चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। 23 नवंबर 2023 अब राहत और बचाव दलों को मलबे को भेदने में सफलता मिल रही थी। बीच बीच में रुकावट भी आ रही थी, जिसमें मशीन के आगे लोहे के टुकड़े और कठोर चट्टान भी आ रही थी, जिसे पाइप के अंदर जाकर इंजीनियर काट रहे थे। बीच बीच में ऑगर मशीन को इसी कारण बाहर भी निकालना पड़ रहा था। एक मौके पर अंदर डाला गया पाइप सिरे पर मुड़ भी गया, तो फिर पाइपों को बाहर निकालकर मुड़े हुए हिस्सों को काटा गया। कुछ देर के लिए ड्रिलिंग रुकती थी और फिर कार्य शुरू हो जाता था। 24 नवंबर को भी राहत और बचाव दलों ने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जारी रखी। दिन भर कई परेशानी आती रहीं। कभी आगे कठोर चट्टान आ जाती थी तो कभी लोहे के टुकड़े। बचाव दलों से जुड़े इंजीनियर मशीन को पीछे खींचते और फिर कठोर हिस्से को काटते। इस तरह शाम तक करीब 48 मीटर तक मलबे को भेद दिया गया। अब बचाव कर्मी मजदूरों के काफी नजदीक थे। मजदूरों को भी ड्रिलिंग की आवाज आ रही थी और साथ ही वेल्डिंग का धुआं भी दिखने लगा था। तभी मशीन के अगले हिस्से में फिर पाइप रुक गया। इसके बाद पाइप के आगे आए अवरोध को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हमारी उम्मीद और हौसला बिल्कुल बुलंद है। हम चाहते हैं कि तेजी से अपना काम
आगे बढ़ाएं। लेकिन हमें ये भी पता है कि मलबे के अंदर कहाँ कोई स्टील का गर्डर हो, कोई पत्थर बड़ा सा आ जाए, इस टाइप के कोई रिब आ गया, तो उसका भी चांसेस रहता है। प्रवीण और बलविंदर उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं, और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज़्यादा अड़चन कोई ना आए। 1.8 मीटर टू बी एग्जैक्ट जाने के बाद हल्का सा प्रेशर महसूस किया मशीन ने, तो दोबारा उसको रोककर फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे, ताकि हर कदम पे हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन बिल्कुल सावधानी से। तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम 50-55 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा शायद काम और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 24 नवंबर की रात को ही पता चल गया था कि अमेरिकी ऑगर मशीन बुरी तरह नष्ट हो चुकी थी, और इसके साथ ही बचाव दल की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। अब जरूरत थी किसी तरह ऑगर मशीन को अंदर डाले गए पाइप से बाहर निकालने की। 25 नवंबर को फैसला लिया गया कि ऑगर मशीन को काटकर निकालने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगवाया जाए। दिन भर घटना स्थल पर मायूसी छाई रही। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। इसी दिन फैसला लिया गया कि सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू की जाए। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन पहुंचाई जाने लगी। 26 नवंबर तक हैदराबाद से प्लाज्मा कटर पहुंच चुके थे और फंसे हुए ऑगर की कटिंग शुरू हो गई। इसके साथ ही सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी तैयार की जाने लगी। 27 नवंबर की सवेरे तक बचाव दलों ने सुरंग में आए मलबे के अंदर डाले गए पाइप के अंदर फंसी ऑगर मशीन को पूरी तरह काट दिया। वहीं वर्टिकल ड्रिलिंग भी करीब 36 मीटर तक कर ली गई। अब इसके बाद जो फैसला किया गया वो मजदूरों तक पहुंचने में पूरी तरह सहायक साबित हुआ। फैसला लिया गया रैट माइनिंग का। रैट माइनिंग के तहत अब पाइप के अंदर जाकर हाथों से और छोटे औजारों से खुदाई की जानी थी। 27 नवंबर की शाम से मजदूरों ने पाइप के अंदर जाकर खुदाई शुरू कर दी। 28 नवंबर की सुबह तक इस तकनीक के जरिए बचाव दल मजदूरों के काफी नजदीक पहुंच गए थे। इसी बीच फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को फोन कर ताजा हालात का जायजा लिया। वहीं घटना स्थल पर मौजूद मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया कि अब बस मजदूरों से बचाव दल कुछ ही दूरी पर है। 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था, और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा। देखिए, जो बड़े जो शुरू में गटर इत्यादि स्टील मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का, ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट दें। इसके कुछ देर बाद घटना स्थल पर बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे अधिकारियों ने भी बताया कि रैट माइनिंग की तकनीक कारगर हो रही है और मजदूर अब बस निकलने ही वाले हैं। एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टीम, 4 जवान की टीम, 12 लोगों की वो बनी हुई हैं, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये पूरा वो फ्रेश है, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी। साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, पैरामेडिक्स, वो जाएंगे अंदर। एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड पर। दोपहर 3 बजे के करीब अच्छी खबर आ गई। रेस्क्यू पाइप मजदूरों तक पहुंच गया। इस खबर के सामने आते ही घटना स्थल पर मौजूद राहत और बचाव कर्मियों में खुशी छा गई और अब बारी थी एक एक कर मजदूरों को बाहर निकालने की। देर शाम 8 बजे के करीब वो खबर आ गई जिसका सभी को इंतजार था। पाइप पूरी तरह से मलबे के आर पार हो चुकी थी और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया गया। घटना स्थल पर इस खबर के आते ही खुशी छा गई। घटना स्थल पर तैनात एम्बुलेंस भी हरकत में आ गई। एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाले जाने लगा। मजदूरों को एम्बुलेंस में डालकर तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। ये घटना दीपावली के दिन घटी थी।
तब से लगातार घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए सभी लोग भारी तनाव में थे और मजदूरों के बाहर आने की खबर के बाद घटनास्थल पर खुशी का माहौल छा गया। जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे उनके परिजन भी मीडिया के माध्यम से लगातार राहत और बचाव कार्यों पर नजर बनाए हुए थे। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली उनमें भी खुशी छा गई। बिल्कुल लड्डू बांट के आज स्वागत हो रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। हमारे 41 मजदूर भाई जो हैं आज सकुशल बाहर आए हैं बाबा बौखनाथ की कृपा से, और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। ये अपने आप में एक चुनौती भरा बचाव अभियान था। इस बचाव अभियान में देश की सभी बचाव एजेंसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल थे। How many? Three out already. 3 and? 3 out already, and they're coming out gradually now. All the member of rescue team is very happy, sir, including CM. Yes. केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच में उच्च कोटि का समन्वय भी देखा गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए थे। वो लगातार मुख्यमंत्री को फोन कर राहत और बचाव कार्यों का अपडेट ले रहे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद थे। जब जिस मशीन या संसाधन की जरूरत पड़ी उसे देश के दूसरे हिस्से से वक्त से पहले मंगवाया गया और इसकी परिणति ये रही कि सभी 41 मजदूर 17 दिन बाद सुरक्षित बाहर निकल आए। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, मैंने पहले दिन जब आप लोगों से बात की थी, मैंने एक ही चीज कही थी जी, हमारा एक ही लक्ष्य है, इनको सेफ रखना। उसको देखते हुए हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत है वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे।